Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about energy flow in an ecosystem और मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो। सबसे पहले अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ इज अ ओपन सिस्टम ऑफ एनर्जी। मींस जो अर्थ है इसमें एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है आउटसाइड द इन्वायरमेंट और इनसाइड द इन्वायरमेंट। तो जो ऐसा सिस्टम जिसमें कि एनर्जी जो है ये ट्रांसपोर्ट हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह, इसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे जो अर्थ में एनर्जी का फ्लो है इट इज ऑलवेज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो। मींस ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो जो है ये कभी भी नहीं होगा। और अगर हम एनर्जी फ्लो की बात करें तो ये दो लॉज को फॉलो करती है विच आर कॉल्ड द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है कि जो एनर्जी है ये कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसको हम ओनली ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम अर्थ में बात करें तो जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है इट इज कॉल्ड द सन। सन की अगर एनर्जी हमें नहीं मिलेगी तो कोई भी जो सिस्टम है अर्थ में जितने भी इकोसिस्टम है ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो यहाँ पे सनलाइट है इसको यूज करके जो प्रोड्यूसर्स हैं जिसमें आते हैं प्लांट्स या जितने भी ग्रीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं जिसमें कि जितने भी शुगर्स हैं विच इधर कैन बी अ ग्लूकोज, फ्रक्टोज या कोई भी सुक्रोज, तो इसकी फॉर्मेशन करते हैं। और जो ये कार्बन सोर्स हैं इनको आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो चाहे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर टर्शियरी कंज्यूमर हैं, वो इसी फॉर्म की जो एनर्जी है इसको आगे यूज करते हैं। मींस जो एनर्जी है ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पास होती है। अब यहाँ पे अगर हम ट्रॉफिक जो ऑटोट्रॉफ्स हैं इनकी बात करें तो जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है इसमें ओनली जो प्लांट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं प्लस यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को यूज करते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यहाँ पे जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये कंबाइन करके एक कार्बन सोर्स की फॉर्मेशन करते हैं विच इज मोस्ट कॉमनली कॉल्ड एज अ ग्लूकोज। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है प्लस यहाँ पे 6 जो वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं और इस रिएक्शन में 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं। तो जो प्लांट्स हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। एक तो ये फूड प्रिपेयर करते हैं विच इज ओनली फूड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी जो कि सभी ट्रॉफिक लेवल्स में पास होती है। तो जितने भी एनिमल्स हो गए या फिर ह्यूमन बींग्स हो गए ये जो है ये कार्बन सोर्स को आगे एनर्जी की फॉर्मेशन में यूज करते हैं। और यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले जो ऑटोट्रॉफ्स हैं इन्होंने यहाँ पे सोलर एनर्जी को यूज किया और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। केमिकल एनर्जी ग्लूकोज की फॉर्म में है अगर हम मेजोरिटी ऑफ केसेस के में बात करें। तो जो प्लांट्स हैं ये जो इसने एनर्जी की प्रोडक्शन की है इसको ये अपनी लाइफ प्रोसेसेस को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे। प्लस यहाँ पे जो कुछ एनर्जी का पोर्शन है ये बायोमास की फॉर्म में इनमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब अगर हम दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाएं तो जो इनका पोर्शन एनर्जी का जो कि बायोमास की फॉर्म में यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड हो गया है या बॉडी में अकोमुलेट हो चुका है, इसको आगे जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं ये यूज करेंगे टू फुलफिल देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। तो अब जो ये वाला ग्लूकोज है ये यहाँ पे आ गया। सो इन केस ऑफ ह्यूमंस और डिफरेंट एनिमल्स जो है ग्लूकोज को हम यूज करते हैं। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से हम एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं और इसमें एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 32 एटीपी की फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन में 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 कार्बन ही रिलीज हो गए, 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन जो है ये रिलीज हो गए और यहाँ पे 6 प्लस 6 12 ऑक्सीजन है तो 12 ऑक्सीजन ही रिलीज हो गए। तो अल्टीमेटली जितना कंपाउंड हम कंज्यूम कर रहे हैं उतने ही अमाउंट में वो रिलीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे एनर्जी की फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं? तो एनर्जी की फॉर्मेशन जो है ये फॉर्मेशन नहीं हो रही, ओनली एनर्जी की जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो जो ये सिस्टम है दिस इज कॉल्ड द लिबरेशन ऑफ ग्लूकोज और कंबशन ऑफ ग्लूकोज। तो जब यहाँ पे ग्लूकोज की कंजप्शन होती है तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको पिक करते हैं कुछ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स। जो दो तरह के हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स हैं दीज आर कॉल्ड द NAD पॉजिटिव एंड FAD पॉजिटिव। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेंगे
तो इससे क्या होगा कि इनकी रिडक्शन हो जाएगी, रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब यहाँ पे ये इनकी रिडक्शन हो जाएगी तो इससे NaDH और FeDH2 की फॉर्मेशन होगी। सो ये वाले जो NaDH और FeDH2 हैं ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये ATP की फॉर्मेशन इसमें होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जो हम यहाँ पे सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन में, तो इसमें से यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल है, तो एक ऑक्सीजन जो है इसे हम बोलते हैं हाफ ऑक्सीजन। तो हाफ ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे यूज होगा और इससे वाटर की फॉर्मेशन होगी। सेकेंडली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसमें ATP की फॉर्मेशन भी होती है। तो हमारी बॉडी में पहले से ही ADP प्लस PI प्रेजेंट है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से जो एलिमेंट्स हैं ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्रेजेंट है। डाइफॉस्फेट मींस इसके पास 2 फॉस्फेट हैं। अब इसने क्या किया, ये जो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन पंप हो रहे हैं, इन्होंने क्या किया, एक और जो फॉस्फेट है इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया, तो इस तरीके से ATP की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पे मैंने ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल ली है, कोई भी हर्बीवोर हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, तो इसमें हम ATP को जनरेट तो नहीं कर रहे, ओनली कंबाइन ही कर रहे हैं ना, ADP प्लस PI को एक फॉस्फेट को जोड़ रहे हैं, मींस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एनर्जी को। इस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं ये सभी रिलीज हो जाते हैं एज अ प्रोडक्ट। तो सब कुछ बैलेंस्ड है, जितने अमाउंट में हमने यूज किया उतने ही अमाउंट में ये लिबरेट हो रहा है, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पंप हो रहे हैं उससे ATP की फॉर्मेशन हो रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन बन रहा है ADP प्लस PI का, तो इसे हम बोलते हैं ATP। और ATP इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इससे हमारी जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं ये आगे एक्टिवेट होती हैं। नाउ लेट्स सपोज कि यहाँ पे कोई भी हर्बीवोर प्रेजेंट है, तो हर्बीवोर ने लेट्स सपोज कि जो 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं इनको इसने यूज किया या फिर इसने कंज्यूम किया। अब इसमें से जो हाफ ग्लूकोज है ये ATP की प्रोडक्शन करेंगे, इससे इसकी जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं ये एक्टिवेट होंगी, क्योंकि बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ये ATP के साथ ही काम करते हैं, तो इससे बॉडी की पूरी फंक्शनिंग कंट्रोल होती है। तो ये जो ATP है ये लाइफ प्रोसेसेस में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ जो इसका ग्लूकोज का पोर्शन है ये एज इट इज अकमुलेट हो जाएगा बॉडी में। जो एज इट इज अकमुलेट होता है इसे हम बोलते हैं बायोमास, बायोमास प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ जो यहाँ पे इसका पोर्शन है ये यहाँ पे फेसिस में चला जाएगा। नाउ जब इसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो कि हम बोल सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जब इसको कंज्यूम करेगा तो ये बायोमास का जितना हिस्सा है इसको वो कंज्यूम करेगा। अब उसमें से आगे जाके फिर से वो अपनी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करेगा, और उसमें से कुछ पोर्शन जो है ये इसका बायोमास के तौर पे अकमुलेट होगा। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे इन दिस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो कोई भी प्रोसेस है, जहाँ कोई भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है ये 100% एफिशिएंट नहीं होती। इसमें से बहुत जो कम एनर्जी है ये इनकॉर्पोरेट होती है एक ऑर्गेनिज्म में, या फिर वो ऑर्गेनिज्म जो है इसको यूज करता है अपनी लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने में, बट जो ज्यादातर अमाउंट में एनर्जी है ये लिबरेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। नाउ अगर हम यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में बात करें तो जो 99% एलिमेंट्स हैं दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एलिमेंट्स। इसमें सबसे अबंडेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन। अबाउट अगर हम देखें यहाँ पे तो 61 to 65% जो बॉडी मास है इट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम, ये सब हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। मीन्स जो बॉडी का बायोमास है ये COH इससे बना हुआ है। दिस इज अ COH मीन्स ग्लूकोज, जो जितने भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, DNA हो गया, इनकी जो बैकबोन है ये CHO से ही बनती है। उसके बाद यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि अमीनो एसिड्स में क्या है, अमोनिया प्रेजेंट है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ से आएगा। उसके बाद जो फॉस्फेट, अभी हमने देखा कि जब ATP की सिंथेसिस होती है तो यहाँ पे ADP जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है प्लस फॉस्फेट जो अगेन जो कि बॉडी में प्रेजेंट है, तो ये जब ज्वाइन होंगे तो इससे एक ATP की फॉर्मेशन होगी। तो मीन्स फॉस्फेट भी पहले से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम कैल्शियम की बात करें तो जितने भी हमारे मसल्स हैं, चाहे वो स्केलेटल मसल है चाहे वो जो कार्डियक मसल है, इनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है ये कैल्शियम आयन चाहिए। उसके बाद अगर हम कुछ एलिमेंट्स की बात करें जो कि ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं या फिर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में, तो दे इंक्लूड द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स।
सबसे पहले इसमें तीन इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं विच इंक्लूड द सोडियम, क्लोराइड एंड पोटेशियम। ये जो तीनों हैं ये वाटर को और या फिर हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी में फ्लूइड को रेगुलेट करते हैं, फ्लूइड के अमाउंट को रेगुलेट करते हैं। अब इसमें से जो सोडियम एंड क्लोराइड है ये सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, इसकी मीन्स ज्यादा कंसंट्रेशन सेल के बाहर है, तो ये सेल के बाहर जो वाटर या फ्लूइड कंसंट्रेशन है इसको रेगुलेट करेगा। अगर हम पोटाशियम की बात करें तो इसका ज्यादा अमाउंट जो है ये सेल के अंदर होता है, तो ये सेल के अंदर जो यहाँ पे फ्लूइड कंटेंट है इसको रेगुलेट करता है या फिर मेंटेन करता है इसकी कंसंट्रेशन को। उसके बाद यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है। अब हमें पता है कि जितने भी प्रोटीन्स हो गए या फिर जो न्यूक्लिक एसिड हैं इनमें यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो इस फॉर्म में जो सल्फर है ये भी बॉडी में प्रेजेंट है, और जो मैग्नीशियम है ये भी हमारी बॉडी में जो डिफरेंट नर्व्स को रेगुलेट करता है या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। तो ये जो है एलिमेंट्स ये बॉडी में प्रेजेंट है। सेकेंडली, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमने अभी देखा कि कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं होती। जब भी जो एनर्जी है ये ट्रांसफर होती है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में, तो यहाँ पे एक 10% रूल हम यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स हैं अगर इनमें 100% एनर्जी है तो इसका जो 10% हिस्सा है इसको ही कंज्यूम कर पाएंगे या फिर यूज कर पाएंगे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स में अगर 100% ये 10% एनर्जी है तो इसका भी 10% जो पार्ट है ये आगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स यूज करेंगे, और इसका भी जो 10% पार्ट है ये आगे टर्शरी कंज्यूमर्स यूज करेंगे। मीन्स जो एनर्जी है जब ये एक सिस्टम से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में मूव होती है तो इसका जो पार्ट है ये रिड्यूस होता जाता है। बहुत ज्यादा जो एनर्जी है ये हीट की फॉर्म में लिबरेट हो जाती है, और ये जो सिस्टम में हीट रिलीज हो रही है, ज्यादातर अमाउंट में हीट जनरेट हो रही है, ये यूनिवर्स में एक रैंडमनेस कॉज करती है, एंड दिस रैंडमनेस इन यूनिवर्स इज कॉल्ड एज अ एंट्रोपी। तो जो हीट है ये एंट्रोपी को रिलीज करती है सिस्टम में। नाउ सेकेंडली, अगर हम एनर्जी फ्लो की बात करें तो सबसे पहले जो सनलाइट है इट इज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। तो सबसे पहले यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड सनलाइट, अब जो प्लांट्स हैं ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और दिस सनलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव सनलाइट। तो जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव सनलाइट है या फिर जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेज हैं जो कि मोस्टली ब्लू स्पेक्ट्रम में आती हैं और या फिर जो ग्रीन स्पेक्ट्रम है, तो ये दोनों जो हैं ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस हैं। इनको जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं अब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो जितनी फोटोसिंथेसिस करेंगे इसमें जितनी भी ग्रॉस प्रोडक्शन होगी केमिकल एनर्जी की, इसका मतलब है कि जितनी भी केमिकल एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या फिर जो अदर स्टोर्ड कार्बन कंपाउंड है ये बनेंगे। तो जीपी इज अ ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर इनसाइड द प्लांट्स। तो जितना भी जो ऑर्गेनिक मैटर बनेगा इसको हम बोलते हैं जीपी। अब जो प्लांट्स हैं ये रेस्पिरेशन में कुछ एनर्जी को लूज करेंगे, और जो इनकी एनर्जी बच जाती है उसको ये लाइफ प्रोसेसेस में यूज करेंगे, प्लस जो इसकी एनर्जी है ये बायोमास प्रोडक्शन में इनकॉर्पोरेट होगी। मींस इसका बायोमास जो है इसको इंक्रीज करेगी विद द हेल्प ऑफ अकोमुलेशन इनसाइड द बॉडी, प्लांट बॉडी। तो ये जो अकोमुलेटेड एनर्जी है अब इसको यूज करेंगे हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स हैं, अगेन जो हर्बीवोर्स हैं ये भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं विच इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें कुछ एनर्जी लिबरेट हो जाएगी, कुछ एनर्जी जो है ये फिसिस में चली जाएगी, और कई बार क्या होता है कि जो हर्बीवोर्स हैं कुछ हर्बीवोर्स दे विल डाई। तो जो हर्बीवोर्स यहाँ पे जिनकी डेथ हो जाएगी इनको डीकम्पोजर से ईट करेंगे, तो ये डीकम्पोजिशन में चले जाएंगे। अब जो इनका बचा खुचा बायोमास है इनको कंज्यूम करेंगे कार्निवोरस। तो जो कार्निवोरस या फिर जिन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है अगेन ये भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, तो कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन में चली जाएगी। कुछ जो कार्निवोर्स हैं जो मर जाएंगे ये आगे डीकम्पोजिशन में एंटर कर जाएंगे या फिर डीकम्पोजिशन चेन में एंटर कर जाएंगे, और जो इसका स्टोर्ड बायोमास है इसको आगे कंज्यूम करते हैं टॉप कार्निवोर्स या फिर जिन्हें हम बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। तो टर्शरी कंज्यूमर्स भी अगेन ये भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, और कुछ जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं जो कि मर जाएंगे जिनकी डेथ हो जाएगी ये डीकम्पोजिशन में चले जाएंगे। हमने सभी ट्रॉफिक लेवल्स में देखा कि जो एनर्जी जो कि बायोमास की प्रोडक्शन कर रही है ओनली यही एनर्जी जो है ये आगे ट्रॉफिक लेवल्स में पास होती है, और ये जो एनर्जी है ये हर एक ट्रॉफिक लेवल में डिक्रीज होती जाती है।
सो दिस इज अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि जब भी यहाँ पे एक सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, तो एनर्जी जो है ये कम होती जाती है, इसकी अमाउंट जो है ये रिलीज होता डिक्रीज होता रहता है। तो दिस इज कॉल्ड द एनर्जी फ्लो मॉडल। अब यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे टोटल रेस्पिरेशन हो रही है एट द ऑल ट्रॉफिक लेवल, इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी रेस्पिरेशन। तो बहुत ज्यादा जो एनर्जी है ये कम्युनिटी रेस्पिरेशन में चली जाएगी, प्लस यहाँ पे हीट में चली जाएगी, और जो स्टोर्ड फॉर्म जो बायोमास की फॉर्म में एनर्जी है ये अगले ट्रॉफिक लेवल्स में पास होती है। अगर हम इसको सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे देखें तो सपोज ये सनलाइट यहाँ पे आ रही है, सनलाइट को यूज करके जो प्रोड्यूसर्स हैं ये फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं विच आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें से जो कुछ प्रोड्यूसर्स हैं इनकी यहाँ पे डेथ हो जाएगी तो ये डीकम्पोजिशन चेन में एंटर कर जाएंगे, मीन्स डीकम्पोजिशन जो डीकम्पोजर्स हैं ये इन पे फीड करेंगे आगे। और यहाँ पे जो कुछ प्लांट्स जो कि बच गए हैं ये आगे इनमें रेस्पिरेशन भी होगी तो कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन में चली जाएगी। अब जो प्रोड्यूसर्स का बायोमास है इसको कंज्यूम करेंगे यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। सिमिलरली जो यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर जिनकी डेथ हो जाएगी ये डीकम्पोजिशन में चले जाएंगे, और जो यहाँ पे जो दूसरे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं इनमें रेस्पिरेशन होगी, और जो बची खुची एनर्जी है ये बायोमास की प्रोडक्शन यहाँ पे करेगी, और ये जो बायोमास है इनको कंज्यूम करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल्स में जो है इस तरीके से फूड चेन है ये चलती है, एंड दिस इज कॉल्ड द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में जितनी भी एनर्जी है ये इसी फॉर्म में ये फ्लो होती है। उसके बाद जो एनर्जी फ्लो है इट इज ऑलवेज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो टर्शरी कंज्यूमर है ये यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट करेगा या इस पे फीड करेगा, ये एक ही डायरेक्शन में मूव होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम एंड मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो। If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Balaji on Earth.